हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उस पे आज एक छोटी-सी डिस्कशन करेंगे। मेरे पास दोनों टीम्स यहाँ पर ओपन है, उन पर एक छोटी-सी डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम डिस्कशन पर जाएँ, पाकिस्तान टीम के बारे में एक चीज़ है, जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप सबके साथ। अ, हमारा स्क्वाड तो ठीक है। स्पिन ट्रैक्स के हिसाब से हम जो अपनी टीम बेहतरीन बना सकते थे, हमने बनाई है। आई थिंक और आप बैटिंग को अपना जितना हैवी कर सकते थे आपने किया है, जो कि करना भी चाहिए था। और ऑलराउंडर्स भी अच्छे खासे खिलाए हैं, सलमान अली आ गए हैं, आमिर जमाल वगैरह हैं। आसिफ अफरीदी कैसे ऑलराउंडर हो गया मुझे पता नहीं, लेकिन बहरहाल ये एंडर हो गए हैं। 38 ईयर्स की ओवर में डेब्यू कर रहे हैं। कमरान गुलाम ऑलराउंडर है, ये मुझे नहीं पता था। साजिद खान ऑलराउंडर है, ओके, आप गिन सकते हैं उसको। और उसके बाद फिर बॉलर्स में जो है आपने अबरार, हसन अली, खुर्रम शहजाद, शाहीन शाह अफरीदी, नोमान, फैसल अकरम और खुर्रम शहजाद को खिलाया। ठीक है, स्क्वाड अच्छा है। स्पिन के हिसाब से आपने ठीक सिलेक्शन भी की है। आपने अपने जो बेहतरीन चॉइसेस हो सकती थी स्पिन को लेके, वो आपने अपने आप को बेस्ट स्पिन चांस देने की कोशिश भी की है। अब मैं एक ओवरऑल रिव्यू अगर अपनी टेस्ट टीम का लूँ ना, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमने पीछे जो मोहम्मद उरेरा और काशिफ अली को मौका दिया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वो कि हम हार गए थे और उसका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से कोई ताल्लुक भी नहीं था। इसी वजह से शायद उन्हें मौका भी दिया गया था ताकि यंगस्टर्स को चेक कर लें। अच्छा मूव था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि ठीक है, हम उन्हें अपने स्क्वाड का हिस्सा नहीं बना सकते थे, लेकिन हम उन्हें टेस्ट की टीम्स के कैंप से आउट कैसे कर देते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया। कम से कम उन्हें अपने कैंप पे रख के हम उन्हें ये तो यकीन दहानी करा सकते थे कि भाई हम आप हमारे प्लान्स का हिस्सा थे, इसी वजह से आप सेलेक्ट हुए थे। फेल हो गए एक आधा टेस्ट मैच में, कोई मसला नहीं, वी विल कंटिन्यू विद यू और हम आपको आगे डेवलप करते हुए लेके जाएंगे। चांसेस मिलें, कम मिलें, ज़्यादा मिलें, जैसे मिलें, यू विल बी पार्ट ऑफ द कैंप। काशिफ अली अच्छा खासा 140 का बॉलर है। हम ये रोते रहते हैं कि जी टेस्ट मैच में हमारे पास 140 का बॉलर नहीं है, टेस्ट मैच में 140 के बॉलर्स खेलने को तैयार नहीं है। यहाँ पे हम ये रोना डालते रहते हैं। अब जब एक 140 का बॉलर मिलता है, तो उसको उठा के स्पिन ट्रैक्स पे खिला देते हैं। वो वहाँ फेल हो गया तो उसको सिस्टम से आउट कर दिया। अब एक ओवरऑल अगर आप हमारी जो विंडो देखें ना टेस्ट क्रिकेट की, अब वैसे तो अगर आप देखें कि हमारे जो है इधर इंग्लैंड से जब हमारी टेस्ट सीरीज हुई थी, तो हमने जो है वो 3 टेस्ट मैच खेले थे। 3 टेस्ट मैच का मतलब ये होता है कि कोई एक सीरीज जीत के जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब हम 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेल रहे हैं और अब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नया साइकिल एंटर हो रहा है, तो क्या होगा इसमें। मिसाल के तौर पे अगर हम जीत गए एक टेस्ट मैच और एक टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका जीत गया, तो इससे दोनों टीम्स को क्या फायदा होने वाला है। मेरी तो समझ में नहीं आई ये बात। अच्छा, अगर हम पहला टेस्ट मैच जीत जाते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली हम दूसरा टेस्ट मैच नहीं जीतने देंगे अगली टीम को। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमने जो टीम पहले मैच में खिलाई होगी, वही हम कंटिन्यू कर जाएंगे नेक्स्ट मैच में। सेंस ही नहीं बनती कि आप उसमें कोई चेंज करें। अगर आप चेंज करेंगे और हार गए, तो लोग इस पे आ जाएंगे कि जी आपने बनी बनाई टेस्ट सीरीज जो है उसको ड्रॉ करा दिया। तो बेंच स्ट्रेंथ कैसे चेक होगी। बेंच स्ट्रेंथ तो किसी की भी नहीं चेक होगी। ना साउथ अफ्रीका की चेक हो पाएगी, ना हमारी चेक हो पाएगी। अगर वो पहला टेस्ट मैच जीत गए, तो वो भी अपनी सेम टीम के साथ जाएंगे, जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ। चेंजेस क्यों करेंगे अगर जीत रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर। और अगर हम जीत रहे हैं, तो हम अगली टीम में अगले मैच में जाने में चेंजेस क्यों करेंगे। मुझे ये भी समझ नहीं आया। हम भी उसी टीम के साथ जाएंगे जिस टीम के साथ हमने पहला टेस्ट मैच जीता है। कोई भी रिस्क नहीं लेगा 2-0 या क्योंकि इसमें जीरो सम गेम है। या तो 2-0 कर दो या 1-1 कर दो, दो में से एक चांस है बस। और कोई तीसरी चीज नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि अगर एक टीम पहला जीत जाए, एक टीम दूसरा जीत जाए, तो एक थर्ड मैच डिसाइडर हो जाएगा, जैसे कि होता रहा है हमारे साथ। इंग्लैंड में हमारे साथ 3 टेस्ट मैचेस हुए थे और बहुत अच्छी सीरीज हुई थी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि 2 टेस्ट मैच की सीरीज है। भारत 2 टेस्ट मैच की सीरीज हमने रख ली है। अब अगर आप साउथ अफ्रीका की टीम देखो ना, तो इसमें एक
नया नाम नज़र आता है बैटिंग में, ज़ुबैर हमज़ा। 30 साल के हैं ये, और लेग ब्रेक लिखा तो है लेकिन मैंने इनके स्टैट्स में देखा नहीं। एक्चुअल में ये पूरा बैट्समैन है, ठीक है, जो कि एक नया नाम नज़र आ रहा है। बाकी टीम तकरीबन वही है। टेम्बा बवूमा तो है नहीं, ज़ाहिर बात है, वो एक बड़ा प्लेयर है। पाकिस्तान को वो की टेस्ट टीम में इतनी अच्छी रैंकिंग है नहीं, तो इसलिए उन्होंने शायद आना ज़रूरी नहीं समझा। वैसे आते तो अच्छा होता, लेकिन खैर नहीं आया, कोई बात नहीं। अभी भी अच्छी टीम भेजी है, मेरे हिसाब से बुरी टीम नहीं भेजी है। बहुत रीजनेबली गुड टीम है ये, और इसमें सारे के सारे अच्छे परफॉर्मर्स भेजे हैं और बड़े नाम भी भेजे हैं। कगिसो रबाडा फास्ट बॉलिंग में मौजूद हैं, और स्पिनिंग डिपार्टमेंट में क्योंकि जैसी हम पिचेस बनाते हैं, उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो इन्होंने 3 स्पिनर लिए हैं सिर्फ। साइमन हार्बर, मैंने ये नहीं देखा उसको कि कैसी बॉलिंग करता है। ये 36 ईयर्स के हैं। 31 के हैं ये मुथुसामी। इसको हमने देखा है लिमिटेड ओवर्स में बॉलिंग करता है ये अच्छी रीजनेबल स्पिनर है। अब टेस्ट मैच में कैसी करेगा ये, टेस्ट मैच में जब आएगा तो पता चलेगा। और तीसरा जो स्पिनर है वो है ये सुब्रायन, प्रीनिलैंड सुब्रायन। इसको कभी नहीं देखा, तो ये एक सरप्राइज पैकेज होगा पाकिस्तान के लिए। और मुझे इनकी टीम बेसिकली जो है ना, वो ज़्यादा फास्ट बॉलिंग पे रिलाई करती हुई नज़र आ रही है। जबकि 3 स्पिनर मौजूद हैं, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जाएंगे फास्ट बॉलिंग पे ऊपर ही रिलाई करने। पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये लेके किससे आए हैं? कगिसो रबाडा को लेके आए हैं, उसको तो बैठाएंगे नहीं। कगिसो रबाडा अगर बैठेगा तो फिर खेलेगा कौन? मार्को यानसन, उसको बैठाएंगे? वो तो ऑलराउंडर है, उसको भी नहीं बैठा सकते। बॉलर भी पूरा है वो, नई बॉल से। कॉर्बिन बॉश और वियान मुल्डर, इनमें से मुझे एक चॉइस नज़र आ रही है। ये दोनों नहीं खेल पाएंगे, कोई एक खेलेगा। बाकी फिर 3 स्पिनर में से इनको कोई उठाने पड़ेंगे। मेरा ख्याल है वो 2 स्पिनर उठाएंगे और एक को शायद ना नहीं रखेंगे। और फिर ऊपर इनकी बैटिंग है। बैटिंग में सारे नाम वही हैं जो ये अपने टेस्ट स्क्वाड में रखते हैं, कोई ऐसा नया नाम है नहीं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ही नाम है ज़्यादातर। बवूमा को हटा दो तो इन्होंने उसकी जगह डिवाल्ड ब्रेविस को एंटर किया है, और एक नया और नाम है ज़ुबैर हमज़ा। ये 2 बैट्समैन उन्होंने डाले हैं। मेरे लिए जो सबसे एक्साइटिंग प्लेयर होगा इस सीरीज का, जिसको मज़ा आएगा पाकिस्तान की पिचेस पे खेलते हुए देख के, उसका नाम है डेवाल ब्रेविस। डेवाल ब्रेविस जब बैटिंग करेगा पाकिस्तान की पिचेस पे, वैसे तो मुश्किल हम पिचेस दे रहे हैं, इसको स्पिन टैकल करना पड़ेगी अगर अच्छी बैटिंग करनी, लेकिन अगर इसकी स्पिन रेंज में आ गई तो ये वो प्लेयर है जो पाकिस्तान में वो एंटरटेनमेंट देगा टेस्ट मैचेस में, जो कि हम इंग्लैंड में बेन स्टोक्स से एक्सपेक्ट करते हैं, या इंडिया में हम पंत से एक्सपेक्ट करते हैं। मैं ये सोचूं, क्योंकि ये है बहुत ही बॉक्स ऑफिस प्लेयर है, ये रुकेगा नहीं मेरी जहां तक समझ है। मैं तो ये सीरीज में अगर इंडिया साउथ अफ्रीका की बैटिंग को देख रहा हूँ ना, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी जिस प्लेयर पे है वो डेवाल ब्रेविस है। तो इसको टेस्ट मैचेस में अभी तक देखा नहीं है खेलते हुए, और एक्साइटिंग प्लेयर है, मजा आएगा इसकी बैटिंग देखने में। तो ये मेरा ओवरऑल रिव्यू है। आ, पाकिस्तान की जो टीम है, इसमें मैंने 11 जो बनाई है, तो मुझे लगता है पहली 11 खेलेगी। अब वही वाली बात है ना, पहली 11 इतनी ऑब्वियस हो गई है कि आप पहली 11 में कोई चेंजेस आप कर ही नहीं पाओगे। कैसे करोगे? ना पहले मैच में हो पाएगी, ना दूसरे में हो पाएगी। बहुत कोई हुआ तो 19-20 एक आधा प्लेयर कोई छेड़ देंगे, वरना तो फिर वो भी नहीं हो पाएगा। अब मेरे हिसाब से जो 11 बन रही है वो मैं बता देता हूँ आपको। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, तीसरे नंबर पे शान मसूद, चौथे नंबर पे बाबर आजम, पांचवें नंबर पे मोहम्मद रिजवान, छठे नंबर पे सऊद शकील, सातवें नंबर पे जो मेरी चॉइस है सलमान अली आगा, आठवें नंबर पे खुर्रम शहजाद और शाहीन शाह अफरीदी में से कोई एक ले जाना पड़ेगा। आप दोनों नहीं ले जा पाओगे, वरना फिर नीचे स्पिनर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो खुर्रम शहजाद या शाहीन शाह अफरीदी में से मेरी चॉइस अगर होगी तो मैं खुर्रम शहजाद के साथ जाऊंगा। मैं शाहीन शाह अफरीदी के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि खुर्रम शहजाद टेस्ट का पूरा स्पेशलिस्ट बॉलर है, जो आपको पूरे 20-22-25 ओवर दे सकता है विदाउट इंजरी। और अभी हमने आगे शाहीन शाह अफरीदी को T20 वर्ल्ड कप में भी देखना है, तो उसको इतनी क्रिकेट नहीं देनी
कि आगे वो लिमिटेड ओवर्स में स्ट्रगल कर जाए। अभी साउथ अफ्रीका के साथ ही दो दो मेरा ख्याल है टी 20 हैं, 2 टी 20 हैं या 3 टी 20 है मेरा ख्याल है, और 2 शायद ओडीआई हैं या 3 ओडीआई हैं। तो अभी इनके साथ भी ओडीआई और टी 20 की सीरीज में भी हमें शाहिन शाह अफरीदी की सर्विसेज चाहिए होंगी। तो मैं मेरे से अगर आप पूछो तो मैं टेस्ट मैचेस में कभी भी शाहिन शाह अफरीदी को एटलीस्ट पहले टेस्ट मैच में तो ना डालूं, अनलेस हम इतने बुरे रिजल्ट दें कि हमें डालना ही पड़ जाए मजबूरी में। शाहिन शाह अफरीदी को मैं अभी मौका नहीं दूंगा, मैं खुरम शहजाद के साथ जाऊंगा। और फिर उसके बाद जो आपके स्पिनर आते हैं वो है नुमान, साजिद और अबरार, ये तीनों आपके स्पिनर बनते हैं। अब देखो आपने क्या किया है, आपने हसन अली को लिया हुआ है, आपने आसिफ अफरीदी को लिया हुआ है, आपने फैसल अकरम को लिया हुआ है, आपने आमिर जमाल को लिया हुआ है। आमिर जमाल शायद सलमान अली आगा की जगह खेल जाए, ये एक चेंज हो सकता है, लेकिन हसन अली, फैसल अकरम, आसिफ अफरीदी, रोहिल नज़ीर और आपका कामरान गुलाम, ये मैं अभी से बता रहा हूँ, ये बगैर खेले ही वापस आ जाएंगे, इनका मौका नहीं बनेगा। कामरान गुलाम कहाँ खेलेगा, फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे खेलते, थर्ड और फोर्थ नंबर पे खेलता है वो, तो वहाँ तो बाबर और रिजवान है, उनको तो दोनों टेस्ट मैच देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि उनको तो वैसे ही क्रिकेट नहीं दे रहे हो आप टी 20 के अंदर। अब यहाँ टेस्ट मैचेस से भी उनसे अगर मैच ले लोगे एक आधा, तो फिर वो उनके पास रूम कहाँ होगा परफॉर्म करने का, तो उनको तो आपको देना पड़ेगा। तो कामरान गुलाम को हम नहीं देख पाएंगे जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अब मौका दे दे मैनेजमेंट को, अलग बात है। और अगर आमिर जमाल और सलमान अली आगा, ये जो दो ऑलराउंडर हैं, इनमें से अगर किसी को चॉइस करनी हो, तो यार मैं पाकिस्तान के अंदर एशियन कंडीशंस में सलमान अली आगा के साथ जाऊंगा, क्योंकि वो आपको एक स्पिनिंग हैंड देता है, और वो स्पिनिंग हैंड भी वो वाला हैंड देता है जिसमें वो दूसरी तरफ बॉल, लेफ्ट आर्म बैट्समैन को दूसरी तरफ बॉल निकालता है। बाकी सारे स्पिनर जो हैं वो अंदर बॉल लेके आते हैं, ये बाहर निकालता है। तो साजिद भी वैसी करता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक हैंडी ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, इन केस आपके मेन ऑप्शन स्ट्रगल कर जाए तो आपके पास एक अच्छा ऑफ स्पिनर का ऑप्शन आ जाएगा, फास्ट बॉलर। और फिर मेरी ये बात समझ नहीं आती कि हसन अली को हम बार बार कैरी क्यों कर लेते हैं, ये बंदा हर बार स्क्वाड का हिस्सा कैसे बन जाता है, ये एक पहेली है। पीएसएल में परफॉर्म करके एक प्लेयर आता है, और पीएसएल में परफॉर्म करने के बाद ट्राई नेशन टूर्नामेंट में जाता है, ट्राई नेशन सीरीज अफगानिस्तान और यूएई वाली, वहां पर उससे पहले, सॉरी, अब वेस्ट इंडीज से भी सीरीज होती है, उसमें बुरी तरह पिटता है वेस्ट इंडीज से। उसके बाद फिर ट्राई नेशन में चांस दिया जाता है, उसमें भी पिटता है। फिर इतना लो कॉन्फिडेंस दिया इसने मैनेजमेंट को खुद, कि उन्होंने इसको एशिया कप का कोई मैच नहीं दिया, ना ओमान के अगेंस्ट ना यूएई के अगेंस्ट, कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया बॉलर ने। बॉलर विकेटें लेता है, अच्छी अच्छी बॉलिंग करके अच्छी इकोनॉमी देता है, बैट्समैन को स्ट्रगल कराता है, तो ही एक कोच का और कप्तान का कॉन्फिडेंस गेन करता है ना। जब वो कॉन्फिडेंस देगा ही नहीं, तो उसे कौन बड़ा मैच देगा। कोई इंडिया के खिलाफ उसे मैच नहीं मिला, कोई ओमान, कोई यूएई, पूरे एशिया कप में उसे कोई मौका नहीं दिया गया। जब पीएसएल के परफॉर्मर को टी 20 के मैचेस नहीं मिले, तो वो ऑल ऑफ अ सडन टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा कैसे बन गया भाई। अब अगर मुझे कोई कहेगा कि 2-3 साल पहले उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्मेंस दी थी, यार इस तरीके से जाओगे पीछे तो फिर तो पता नहीं कौन कौन निकल के आ जाएगा 3 साल पुराना। मैं बात कर रहा हूँ कि अभी ऑफ लेटली उसने परफॉर्म कहाँ किया था, परफॉर्म उसने किया था आपका लिमिटेड ओवर्स में पीएसएल के अंदर, सिलेक्शन उस पॉइंट ऑफ व्यू से हुई थी, तो फिर चांस भी लिमिटेड ओवर्स में ही मिलना चाहिए। और वहीं से फिर अगर आप परफॉर्म ना करो तो आप टीम से फिर बाहर करो। अब टेस्ट मैचेस में ये बंदा कैसे आ गया, मुझे ये बात समझ नहीं आती। और फिर हम ये रोते रहते हैं कि जी हमारे पास 140 के बॉलर नहीं है, टेस्ट मैच में 140 के बॉलर नहीं है। काशिफ अली को आपने पीछे मौका दिया था, यहाँ आप डाल देते, मैच तो वैसे भी नहीं मिल रहा, एटलीस्ट आपके प्लान्स का हिस्सा तो रहता। अब हसन अली को भी यहाँ मैच नहीं मिलेगा, तो हसन अली स्क्वाड का हिस्सा क्यों है। बेहतर होता काशिफ अली होता है यहाँ पे, एटलीस्ट उसे कैंप में हिस्सा तो मिलता, उसको उसको एक कॉन्फिडेंस तो मिलता कि हाँ मैं कंटिन्यूटी का पार्ट हूँ। तो मुझे वो समझ नहीं आया कि उसको क्यों नहीं लिया। और सेम चीज मैं बोलूंगा इसके लिए भी, आसिफ अफरीदी के लिए भी।
38 इयर्स में आप उसे डेब्यू करा रहे हो, ठीक है, आप उसे ऑनर करना चाहते हो उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस वगैरह पे, लेकिन सवाल वही है कि 2 टेस्ट मैचेस खेल रहे हो, तो आप पहले ही आपके पास 3 अच्छे स्पिनर पड़े हुए हैं जिनको आपने मौके देने हैं, और उन 3 मौकों के बाद जो अगला आपका स्पिनर इन लाइन है वो फैसल अकरम है, तो आप उसे खिलाओगे। तो फिर आसिफ अफरीदी का मौका कब आएगा? वो तो आएगा ही नहीं, तो फिर उसे रखने की ज़रूरत भी नहीं थी। बेहतर तो यही होता कि उसकी जगह आप मोहम्मद हुरैरा और हसन अली की जगह काशिफ अली को रखते, ताकि एटलीस्ट एक कंटिन्यूटी में वो सिस्टम का पार्ट तो रहते। मैचेस दो, मैं फिर कह रहा हूँ दोनों को नहीं मिलने, ना इनको मिलने ना उन्हें मिलने, लेकिन एटलीस्ट वो कंटिन्यूटी का पार्ट जरूर रहते। तो इन दोनों की सिलेक्शन क्यों हुई, कैसे हुई, मुझे समझ नहीं आती। खैर बहरहाल चलो, अब हो गई है तो हो गई है। मेरी तो 11 मैंने आपको बता दी क्या बनती है। आमिर जमाल मेरी 11 में नहीं बनते एशियन कंडीशंस के अंदर। वो बिल्कुल भी जो है वो मिड ओवर्स में आके वो 130 132 के पेस पे आ जाता है, उसकी बॉलिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो ऑर्डिनरी हो जाता है। और जब पाकिस्तान की पिचेस पे कोई प्लेयर 130 132 पेस पे आ जाए तो उसकी बहुत पिटाई होती है। तो मेरे हिसाब से उसकी जगह जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं बनती, और सलमान अली आगा बहुत हैंडी हो सकता है। मिडिल ओवर्स में वो अच्छी बैटिंग भी कर लेता है स्पिनर्स को। तो खैर आमिर जमाल भी अच्छी बैटिंग कर लेता है, लेकिन अगर फिर वही वाली बात है ना, मैं दोनों में से किसी एक को पिक करूं तो मैं सलमान अली आगा पे ही जाऊंगा। अम, अ, बेहतर ये होता है कि 3 मैचेस की सीरीज होती, तो ये सारे के सारे प्लेयर टेस्ट होते। मैं आमिर जमाल को भी देखना चाहता था। अगर हम फेल होते या हम अच्छा कर जाते तो फिर मौका होता कि आप पीछे से लड़कों को चांस देते। फैसल अकरम ने प्रैक्टिस वीडियोस में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, मैं चाहता था उसे एक आधा मैच मिले, लेकिन अब 2 मैच में आप रूम निकालोगे कहाँ से? वैसे ही टेस्ट मैचेस आपके टेस्ट प्लेयर्स को नहीं मिल रहे, कामरान गुलाम को भी नहीं देख पाओगे आप। कामरान गुलाम भी ऐसे ही बैठा रहेगा, उसको मौका नहीं मिलेगा। तो बहरहाल अब 2 मैचेस की सीरीज है, अब क्या कर सकते हैं, जैसी भी होगी उसको सपोर्ट करेंगे। हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं उनको चाहिए अच्छा परफॉर्म करें, और मेरे हिसाब से यही 11 बनती है। शाहीन शाह अफरीदी को मौका नहीं मिलना चाहिए, ये मेरी अपनी राय है। खुर्रम शहजाद के साथ जाना चाहिए और स्टिक करना चाहिए, उसे कॉन्फिडेंस मिलना ज़रूरी है। टेस्ट मैचेस के बॉलर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंस देने से बनते हैं, तो उसको मौका मिलना चाहिए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।